नमस्कार। फेमस स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड की राजपूत इतिहास की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के राजपूत इतिहास में अंतिम अजमेर के चौहान वंश के शासक हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनके साथ शाकंभरी के चौहान या अजमेर के चौहानों की सत्ता समाप्त हो जाती है। उसी वीर पुरुष की कथा आज जानेंगे। पृथ्वीराज चौहान, जिनका जन्म 1166 ईस्वी के अंदर अनिल पाटन गुजरात के अंदर हुआ था, जिनके पिता सोमेश्वर चौहान थे और उनकी माता कर्पूरी देवी थी, और माता कर्पूरी देवी के नियंत्रण में ही इन्होंने राज्य शुरुआत की थी। पृथ्वीराज चौहान का राज्यकाल 1177 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक था। ये अजमेर के प्रतिभाशाली और अंतिम चौहान शासक रहे हैं। 1177 ईस्वी में जब इन्होंने अपनी माता कर्पूरी देवी के संरक्षण में राज्य प्राप्त किया था, तब इनकी उम्र मात्र 11 साल की थी, यानी ये बहुत छोटे थे। इसीलिए इनकी माता ने इनको संरक्षण दिया था। इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा नाम से भी जाना गया है। सोमेश्वर चौहान, जिनकी अल्पकाल के अंदर ही 1177 ईस्वी के आसपास मृत्यु हो गई थी, और इसीलिए कर्पूरी देवी को ये शासन संभालना पड़ा था। माता कर्पूरी देवी कलचुरी नरेश की पुत्री थी और एक कुशल राजनीतिज्ञ थी, और उसने योग्य अधिकारियों की नियुक्ति भी कर रखी थी। यानी इन्हीं अधिकारियों की माध्यम से उसने एक बड़ा राज्य संभाला था। इन अधिकारियों में कदमवास, जिसे केमास या केम्बवास भी कहा गया है, उनको मुख्यमंत्री बना रखा था, जिसने बड़ी ही राजभक्ति के साथ शासन किया था। और सैनिक कार्य को संपादित करने के लिए कर्पूरी देवी ने एक और सुयोग्य अधिकारी की नियुक्ति सेनापति के रूप में कर रखी थी, और ये अधिकारी था भुवने कमल, और ये कर्पूरी देवी का ही संबंधी था। जिस प्रकार गरुड़ ने राम और लक्ष्मण को मेघनाद के नागपाश से बचाया था, कहा जाता है उसी प्रकार भुवने कमल और कदमवास ने पृथ्वीराज को प्रारंभिक कठिनाइयों काल से सुरक्षित रखने में कामयाबी प्राप्त की थी, और अपना पूरा सहयोग दिया, और प्रारंभिक सफलताएं पृथ्वीराज चौहान के हिस्से में आई, और उनको उन कठिनाइयों से निकालने में बड़े सफल साबित हुए। इस प्रकार एक साल के बाद यानी 1178 ईस्वी के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली, और सत्ता को अपने हाथ में लेते ही उन्होंने अपने विश्वास पात्र लोगों की नियुक्ति उच्च पदों पर कर दी, ताकि अपने राज्य को वो स्थायित्व प्रदान कर सके और अपने सहयोगियों की संख्या बढ़ा सके। पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक कठिनाइयों के अंदर यदि देखें तो उन कठिनाइयों के अंदर उसका चाचा अपरगांगे और उसका दूसरा चाचा नागार्जुन था, लेकिन अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर उसने जो सफलताएं प्राप्त की वो सफलताएं अतुलनीय थी, और ये सफलताएं इस प्रकार प्राप्त की गई। पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक सफलताओं में एक तो नागार्जुन का दमन और दूसरा अपरगांगे का दमन है। देखिए, पृथ्वीराज चौहान जो शासक बना वो एक अल्पकालीन शासक था, जो कहीं अल्प वयस्क शासक था, और उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। लेकिन शीघ्र ही उसके चाचा अपरगांगे ने उसके अल्प वयस्क होने का फायदा उठाया और विद्रोह का झंडा उठा दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने, उसके विश्वस्त लोगों ने उसकी हत्या कर दी और अपरगांगे का दमन कर दिया। लेकिन अपरगांगे का दमन होने के बाद भी अपरगांगे का छोटा भाई था नागार्जुन, उसने विद्रोह की आग को जलाए रखा, और अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उसने गुड़गांव पर अधिकार कर लिया। गुड़गांव वही जिसे आज गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ी सेना लेकर उसे दबा दिया, और नागार्जुन को गुड़गांव से भागना पड़ा। लेकिन नागार्जुन की माँ, उसकी पत्नी और बच्चे तथा परिवार के अन्य लोग अब इन विजेताओं के हाथ में आ गए, जिनको बंदी बना लिया गया था। लेकिन नागार्जुन के भागने के बाद भी देवभट्ट नामक सेना अध्यक्ष ने अपने स्वामी की अनुपस्थिति में कुछ समय तक गुड़गांव की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाया, और सैकड़ों की संख्या में शत्रु दल के सैनिक एक एक करके मारे गए और बंदी बनाए गए। कई शत्रुओं को तो अजमेर भी लाया गया था, मौत के घाट उतारा गया था, और उनके मुंड नगर के प्राचीरों और फाटकों पर लटका दिए गए थे, जिससे भविष्य में अन्य शत्रु उनका विरोध करने का साहस ही ना कर सके। नागार्जुन जो युद्ध स्थल से भाग निकला था,
वो अन्य किसी राजपूत दरबार के राजा में शायद जाकर रहा होगा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई होगी, क्योंकि उसके बारे में आगे जानकारी का उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होता। इस उपलब्धि के पश्चात एक नई उपलब्धि थी भंडानकों का दमन, यानी पृथ्वीराज चौहान ने बाद में भंडानकों का भी दमन कर दिया था। दरअसल भंडानक एक उपद्रव करने वाली जाति थी। ये जाति सतलज प्रांत से आने वाली थी और जो लोग दिल्ली से अजमेर की तरफ आते थे या अजमेर से दिल्ली की तरफ जाते थे तो बीच रास्ते के अंदर ये समस्या खड़ी करती थी। भंडानक जाति की प्रबलता मथुरा, भरतपुर, अलवर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा थी, इसलिए इनको दबाना जरूरी था, क्योंकि पृथ्वीराज के सेना के आवागमन के लिए भी एक बड़ी समस्या थी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ी शक्ति के रूप में इन पर हमला किया। इनको जगह जगह घेर लिया, इनकी बस्तियों को उजाड़ दिया गया, इनको आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया गया, इनको भागने के लिए विवश कर दिया गया। इस प्रकार इनके लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया और चलाना भी जरूरी था, क्योंकि यहाँ दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर जो महिलाएं पानी भरने के लिए आया करती थी उनके लिए भी बड़ी संकट के रूप में भंडानक सामने थे, इसलिए वो भी इनसे छुटकारा पाना चाहते थे। और ऐसी स्थिति के अंदर पृथ्वीराज चौहानों ने भंडानकों का इस प्रकार एक शक्तिशाली तरीके से दमन किया कि वो दोबारा सिर नहीं उठा पाए थे। इस प्रकार उन्होंने अपनी प्रारंभिक सफलताओं को बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से उपलब्ध किया या प्राप्त किया, और इनके बारे में जानकारी है वो जिनपति सूर्य के लेखकों से प्राप्त होती है। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी के अंदर इस प्रकार भंडानकों का जो पूरी तरीके से दमन कर दिया था, उसके बाद भंडानकों को आगे सिर उठाने का मौका कभी प्राप्त नहीं हुआ। ये जो हम अपरगांगे की दमन की बात करते हैं, नागार्जुन के दमन की बात करते हैं, भंडानकों के दमन की बात करते हैं, ये सब घटनाएं पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक सफलताएं हैं और उसको एक मजबूत सशक्त शासक के रूप में बताने के लिए पर्याप्त हैं। अब इन घटनाओं के पश्चात बुंदेलखंड के चंदेलों से संघर्ष, तो उत्तर प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों के अंदर ही महोबा और कन्नौज जैसे इलाके थे। कौन कौन से? महोबा और कन्नौज, ये शक्तिशाली शासक थे। तो महोबा या बुंदेलखंड है, उनके शासक और पृथ्वीराज चौहान के बीच टक्कर होना एक जरूरी काम हो गया था। अब जरूरी क्यों था, उसके भी पीछे देखो कई कारण बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चंदेल शासक परमर्दी देव का बुंदेलखंड पर शासन था और उसके दो प्रमुख योद्धा थे आल्हा और उदल। तो ये बुंदेलखंड के अंदर अब चंदेलों के साथ संघर्ष का कारण क्या रहा? ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कुछ सिपाहियों का वध चंदेलखंड के सैनिकों ने या चंदेल वंश के सैनिकों ने कर दिया था। उसका बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया। जैसा भी है, इनमें आक्रमण हुआ, परमर्दी देव अलाउद्दीन के साथ संघर्ष हुआ, इनके योद्धा है वो इस युद्ध के अंदर मारे गए। ये घटना 1182 की है। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ पर अधिकार कर लिया और अपने एक अधिकारी पंजुम राय को यहाँ का अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब आगे बात करते हैं चौहान चालुक्य संघर्ष। देखिए, गुजरात का क्षेत्र है, वहां चालुक्य शासकों का अधिकार है और चौहानों तथा चालुक्यों का संघर्ष कोई नया नहीं था, वो पहले से चला आ रहा था। तो पृथ्वीराज चौहान के समय भी ये संघर्ष है वो चला। ठीक है, इसमें अलग अलग जगह अलग अलग कारण मिलते हैं कि ये संघर्ष हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, यहां माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी देवी से विवाह कर लिया और यह घटना हमें पृथ्वीराज राजों से मिलती है, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी, जो पृथ्वीराज के राजकवि थे। तो पृथ्वीराज राजों से मिलता है कि आबू की परमार राजकुमारी इच्छिनी से पृथ्वीराज चौहान ने विवाह कर लिया, जबकि चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय इससे विवाह करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों के बीच मनमुटाव हो गया, लेकिन चुटपुट घटनाओं को छोड़कर कोई बड़ी घटना नहीं हुई और इन दोनों के बीच जो जगदेव परतियार है वो मध्यस्थ बने और इनके बड़े संघर्ष को टालते रहे। लेकिन हम इसी कारण को मान के बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो आबू का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में दोनों की सीमाएं लगभग मिल रही है, तो दोनों शक्तियां हैं वो एक दूसरे की सीमा को स्पर्श कर रही है, इसलिए भी दोनों के बीच युद्ध है वो जरूरी सा हो गया था। ठीक है, तो ये जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं की जानकारी
हमें गोपीनाथ शर्मा के द्वारा दी जाती है कि किस प्रकार ये इनका संघर्ष हुआ था। अब हम बात करें कन्नौज से संघर्ष। ठीक है, देखिए कन्नौज पृथ्वीराज चौहान के समय का शक्तिशाली राज्य था। कन्नौज के शासक इस वक्त थे जयचंद गढ़वाल। दोनों के बीच शत्रुता थी। क्यों? क्योंकि इधर कन्नौज का राज्य वो शक्तिशाली था, दिल्ली पे अधिकार करना चाहता था, और दिल्ली है वो चौहानों के कब्जे में था और वो नहीं चाहते थे कि उनके पास कोई कन्नौज जैसा शक्तिशाली क्षेत्र बना रहे। ये कारण दोनों के बीच युद्ध का था। अगला एक कारण माने तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद, जो कि कन्नौज के शासक थे, उसकी पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। इस वजह से भी दोनों के बीच विवाद बना हुआ था। कहीं कहीं उस समय के राजस्थानी कुछ इतिहासकारों के द्वारा, अन्य इतिहासकारों के द्वारा पता चलता है, आमदन में ये भ्रांति भी है या आमदन के अंदर ये बात भी है कि मोहम्मद गौरी को जयचंद ने पृथ्वीराज के खिलाफ आमंत्रित किया था कि वो आएंगे तो पृथ्वीराज के साथ संघर्ष में वो उनका सहयोग करेंगे। और उस समय की एक रचना है पुरातन प्रबंध संग्रह। तो पुरातन प्रबंध संग्रह की हम बात करें तो उससे पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान की हार पर जयचंद ने अपनी राजधानी के अंदर खुशियां मनाई थी। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। देखिए मोहम्मद गौरी गजनी का शासक बना और गजनी का शासक बनने के बाद उसने भी अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया और उसने मुल्तान पर आक्रमण किया 1175। जब मुल्तान पर आक्रमण किया उस समय मुल्तान पर करमार्थी शिया मुसलमानों का शासन था और मुल्तान को गजनी ने कब्जे में कर लिया। गजनी और ये मुल्तान कब्जे में आने के बाद जब गौरी है उसने आगे बढ़ोतरी की तो गुजरात, सियालकोट, लाहौर आदि पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि गुजरात पर जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तब उनकी हार हुई थी और भारत के अंदर उनकी पहली हार हुई थी। लेकिन जो भी है गुजरात, सियालकोट, लाहौर आदि होते हुए वो कहाँ पहुँचे? पृथ्वीराज चौहान के इलाकों पर पहुँचता है। अब यहाँ बात करें तो अलग अलग इतिहासकार का या उस समय के तात्कालिक ग्रंथों की अपन बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कई बार पृथ्वीराज चौहान और गौरी की झड़पें होती है। यदि हम चंद्रप्रदाय की रचना पृथ्वीराज रासो के बारे में बात करें तो पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि गौरी और पृथ्वीराज के बीच 21 बार संघर्ष हुआ और गौरी हर बार हारा था और पृथ्वीराज चौहान की हर बार जीत हुई। वही हम हमीर महाकाव्य की अगर बात करें तो पता चलता है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया था। इस प्रकार अलग अलग वक्तव्य प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसा भी है गौरी बढ़ता हुआ कहाँ पहुंच गया? तराइन तक पहुंचा। लाहौर से जब मोहम्मद गौरी चला तो वो तबरिंद क्षेत्र पे उसने क्या कर लिया? तबरिंद क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। तबरिंद पर अधिकार कर लिया और वहां उन्होंने अपने एक व्यक्ति को नियुक्त भी कर दिया। लेकिन नियुक्ति के बाद जब वो आगे कहाँ बढ़े? तराइन की तरफ बढ़े तो तराइन में इनका सामना पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। संघर्ष भी जबरदस्त हुआ। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के साथ जो उनके दिल्ली के सामंत गोविंद राज थे, उन गोविंद राज के प्रहार के कारण मोहम्मद गौरी घायल हो जाते हैं, भुजा पर लगती है तो वो युद्ध मैदान से भाग जाते हैं और उनकी सेना भी उनके पीछे पीछे भाग जाती है। इस प्रकार मोहम्मद गौरी तराइन के इस प्रथम युद्ध में किससे हार जाते हैं? ये हार जाते हैं किससे? पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन यहाँ पृथ्वीराज चौहान गलत कर देते हैं और गलती वो क्या करते हैं कि वो भागती हुई सेना को पीछे नहीं करते। अब यहाँ जब तबर हिंद पर जिन्होंने गौरी ने अपना व्यक्ति नियुक्त किया था उस व्यक्ति को पृथ्वीराज चौहान है वो कब्जे में कर लेता है और से उसका नाम होता है जियाउद्दीन और जियाउद्दीन को वो धनराशि लेने के बाद ही छोड़ता है। तराइन के प्रथम युद्ध की घटना के बारे में भी जानकारी मिलती है कि जब दोनों फौजें करनाल जिले के तराइन के मैदान में आ पहुंची थी तब पृथ्वीराज ने गौरी की फौज के वाम और दक्षिण पार्श्व को क्षति पहुंचाई थी। फिर भी तुर्की फौजें वहां लड़ती रही। गौरी ने अपने भाले का एक बार दिल्ली के राजा गोविंद राय के विरुद्ध किया जिससे उसके दोनों दांत निकल गए।
लेकिन गोविंद राय ने प्रत्युत्तर में अपने भाले को ऐसा मारा कि सुल्तान स्वयं बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसके साथ सुल्तान को लेकर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकलने के अलावा कुछ रास्ता नहीं बचा, तो वो भागने लगा और बची हुई फौज में भी अब तो भगदड़ मच गई थी और वे सभी इधर उधर भटकते हुए गजनी जा पहुंचे। पृथ्वीराज ने भी तबर हिंद का दुर्ग काजी जियाउद्दीन से छीन लिया और उसे बंदी बना लिया। तो जियाउद्दीन को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया और उसे काफ़ी धनराशि प्राप्त करके उसे गजनी लौटाया गया था। बताया जाता है वो वहाँ से भागा और भागता हुआ सुल्तान जम्मू के निकट से गुजर रहा था तो वह राजा के साथ मिला और जब उससे मिला तब उसे थोड़ी शांति मिली थी, नहीं तो वो घबराया हुआ था। इस प्रकार तराइन का ये प्रथम युद्ध है वो तुर्कों की एक बड़ी पराजय की महान घटना मानी जाती है और पृथ्वीराज चौहान तरते की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इस भागती हुई सेना का पीछा किया होता और उस नष्ट भ्रष्ट हो चुकी या यूँ कहें जो भगदड़ के द्वारा मची हुई अव्यवस्था थी उस पर वो भारी पड़ जाता और उसको हमेशा के लिए नष्ट कर देता, तो शायद हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ और होता और पृथ्वीराज चौहान है उसका इतिहास भी कुछ अलग ही अक्षरों में लिखा जाता। लेकिन ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई और अगले ही साल तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। अगले पार्ट में उस युद्ध की पृष्ठभूमि और कारणों और परिणामों की चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।